रामायण के अनुसार राम जी रावण को हराने के बाद सीता माता को पुष्पक विमान में अयोध्या लेकर आए थे। बताया गया है कि पुष्पक मोर जैसी आकृति का आकाश में उड़ने वाला विमान था। वह अग्नि और वायु की ऊर्जा से चलता था। उसकी गति बहुत तेज थी और वह चालक की इच्छा से चलता था। वह केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी जाने में सक्षम था। यह सब सोच के एक ही प्रश्न मन में आता है, क्या पुष्पक विमान खुद एक यूएफओ था? दोस्तों, ये वीडियो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि उन तथ्यों पर आधारित है जो खुद सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। इस वीडियो में हम उन यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो काफी रहस्यमयी स्थितियों में लोगों को दिखे, पर आज तक उनको कोई समझ नहीं पाया। हमने ये वीडियो काफी शोध और प्रामाणिक स्रोत से बनाया है ताकि आप तक सही और इंटरेस्टिंग जानकारी संक्षिप्त रूप में ला सकें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे भी ला सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास को भी खंगालें तो हम पाते हैं कि यूएफओ के कई किस्से हमारी विभिन्न सभ्यताओं में और संस्कृतियों में भी दर्ज हैं। इजिप्शियन, ग्रीक, इंडियन, सुमेरियन सभी के लेख परग्रहियों के संपर्क की बातें करते हैं। 15वीं सदी का चित्र मडोना एंड चाइल्ड विद द इन्फेंट सेंट जॉन में प्रसिद्ध चित्रकार दा विंची ने खुद को एक यूएफओ को देखते हुए दर्शाया है। ये ही नहीं, 1350 की क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट चित्र में दो इंसान रूपी जीवों को अंतरिक्ष विमान को चलाते हुए दिखाया गया है। कई पुरातत्व वैज्ञानिकों ने प्राचीन केव पेंटिंग्स में यूएफओ जैसी आकृतियों के चित्रों को पाया है। दोस्तों, पहले के समय में चित्र केवल चित्रकार की कल्पना ही नहीं होते थे, बल्कि उस समय की किसी घटना को दर्ज करने या कोई संदेश देने का माध्यम होते थे। 28 अप्रैल 2020 को यूएस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 3 लीक्ड फुटेज की कंफर्मेशन दी और माना कि ये फुटेज असली है। ये तीनों फुटेज एयरफोर्स पायलट्स ने अलग अलग जगहों और समय पर ली थी। दोस्तों, यूएस एयर फाइटर जेट्स इंसानों की बनाई हुई सबसे ज़्यादा आधुनिक चीज़ है। ये यूएफओ के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण फुटेज है और हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेविड फ्रेवर की, जो यूएसए के माने हुए फ्लाइट कमांडर हैं। इन्होंने हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट जैसे जेट्स 18 साल तक चलाए हैं। ये जाबाज जो इतने टाइम बेखौफ और बेफिक्र हवा में उड़ता था, वो भी 14 नवंबर 2004 का दिन कभी नहीं भूल सका। इनकी फ्लाइट हिस्ट्री के वो चंद लम्हे इतने रहस्यमयी और रोमांचक थे जो इनको और बाकी क्रू को दंग कर गए। उनके एयरबेस से एक अनजान ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस 2 हफ्तों से रेडार द्वारा मॉनिटर की जा रही थी। फिर एयरबेस से उस ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए उनकी टीम ने उड़ान भरी। जब वो वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा एक 40 फीट लंबा सफ़ेद रंग का ऑब्जेक्ट जो समुद्र से लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर था। अपने जीवन में उन्होंने यूएस के बेस्ट जेट्स देखे थे, पर ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं थी, वो स्थिर नहीं था, बल्कि लगातार आगे पीछे या दाएं बाएं के मोशन में था। वो जानते थे कि यूएस का बनाया कोई भी प्लेन ऐसा नहीं कर सकता था।
ये कुछ बहुत अजीब था। वो ऑब्जेक्ट टिक टैक की शेप का था, जिसके ऊपर कोई इंजन नहीं था, ना ही कोई हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां। वो तो किसी दूसरी ही दुनिया का लग रहा था। उस समय वो खुद समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर थे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाने का फैसला किया। वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे ही थे कि अचानक वो यूएफओ ऊपर की ओर तेजी से आने लगा। वो एक सर्कल बनाते हुए नीचे की ओर जा रहे थे और वो यूएफओ उनकी तरफ ऊपर आ रहा था, मानो जैसे दोनों में जंग छिड़ी हो। मगर जब वो उसके पास पहुंचने को ही थे, तभी एकदम से यूएफओ ने अपनी गति बढ़ाई और उनकी आंखों के आगे से क्षण भर में ओझल हो गया। उस यूएफओ ने इतना ही नहीं किया, क्रू को जेट के दूसरे कैमरे में ये रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि यूएफओ उनके रडार विजन को एक्टिवली जैम कर रहा था। रडार सिग्नल जैम करने को एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है, पर जो चीज़ हमारे भौतिक विज्ञान के समझ से परे है, उसको हमारे सामाजिक ज्ञान की क्या परवाह। वो चीज़ काफ़ी दूरी बिना किसी ईंधन के तय कर रही थी, यानी जल, हवा, ब्रह्मांड उनके लिए एक सा है। 2004 के बाद 2015 में भी एक एयरफोर्स पायलट ने यूएफओ का वीडियो कैद किया था। उस वीडियो में यूएफओ का आकार अलग था। वो उस पहचानी हुई फ्लाइंग सॉसर की शेप का ही था। जैसे आप उस प्लेट को एक तरफ से खड़ा कर दें, उस पोजीशन में वो आगे बढ़ रहा था। गति कम करने के लिए वो एक तरफ झुक रहा था। इस वीडियो में ये कहा जाता है कि उसके अलावा वहाँ 4 और यूएफओ थे, जो एक फॉर्मेशन बना के चल रहे थे। यूएफओ के अनुभवों की दुनिया में अगर एक नाम सबसे ऊपर आता है, तो वो है बॉब लज़ार। दोस्तों, 1989 में बॉब लज़ार, जो यूएस गवर्नमेंट में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उन्होंने जॉर्ज नैप, जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे, उनको कांटेक्ट किया। जो बातें लज़ार ने उस इंटरव्यू में बताई, वो सबके होश उड़ा देने वाली हैं। बॉब ने कहा कि वो एरिया 51 में काम करते थे, जो एक टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी है, जिसे S4 कहा जाता है। वहाँ उनका काम एक यूएफओ के इंजन को समझने और उसको कॉपी करके दूसरा बनाने का था। वो और उनका एक साथी बैरी साथ में उस यूएफओ पर काम करते थे। उसका आकार एक फ्लाइंग सॉसर जैसा था। उनके अनुसार वो शिप भी 52 फीट डायमीटर का एक फ्लाइंग सॉसर था। उनको एक बार उसके अंदर जाने का मौका मिला तो उन्होंने देखा उसकी बनावट बहुत अलग थी। वहाँ कोई जॉइंट नहीं था, हर चीज़ एक दूसरे में फ्यूज्ड थी। शिप के बीच में वो इंजन था जिस पे वो काम कर रहे थे। शिप के प्रवेश से शिप के बीच तक एक रास्ता था। वो इतना छोटा था कि बॉब को झुककर जाना पड़ा। ये रास्ता कंट्रोल रूम तक ले जाता था, जहाँ 3 सीट्स थी। दोस्तों, वो रास्ता और सीट्स इतनी छोटी थी कि उन्हें कोई 3 फुट से लंबा इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बॉब ने उस जगह को 1988 में ज्वाइन किया था। उनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहा था, जहां यूएसए गवर्नमेंट इन यूएफओ पर शोध कर रही थी। गवर्नमेंट ने उस शिप का ऑपरेशन समझ लिया था। वो जानते थे ये उड़ता कैसे है, पर ये नहीं जान पाए कि ये बना कैसे और अगर इसको कुछ हुआ तो ठीक कैसे करेंगे। वो टेस्टिंग के लिए इसको उड़ाते भी थे। ये शिप एक ग्रेविटी फील्ड प्रोड्यूस करती थी, जिससे उसके आसपास एक ग्लो आ जाता था। वो किसी भी रफ्तार से किसी भी तरफ आ जा सकती थी और वो अचानक रुक भी सकती थी। उन्होंने बताया ये शिप एलिमेंट 115 फ्यूल के रूप में यूज़ करती थी, जो कुछ अनजाने कारणों से एंटी ग्रेविटी फोर्स
जनरेट करती थी। और दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि उस ज़माने में कोई एलिमेंट 115 पीरियोडिक टेबल पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2003 में रशियन और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा मॉस्कोवियम नाम के एलिमेंट को बनाया, जिसका एटॉमिक नंबर 115 है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनका ये भी कहना था वहाँ अलग अलग शेप में 8 और यूएफओ थे। बॉब ने ये जानकारी अपने कुछ दोस्तों को भी बताई थी, पर जब उनके दोस्तों को यकीन नहीं हुआ तो उनको वो S4 बेस ले गए। उस समय यूएफओ को चलाने की टेस्टिंग हो रही थी, मगर वो वहाँ पकड़े गए। दोस्तों, गवर्नमेंट आज भी बॉब लज़ार के दावों को गलत कहती है। यूएसएसआर के टूटने पर यूएफओ साइटिंग्स के कई किस्से पता चले। एक चीज़ जो ऑब्जर्व की गई, ये साइटिंग सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के सीक्रेट बंकर्स के आसपास हुई है। कई किस्से तो ऐसे भी हैं जहां यूएफओ देखी गई और उन्होंने वहां रखे न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल कर दिया। ऐसा 2007 का एक किस्सा नैशविल शहर का है, जिसमें रात 2:30 बजे अचानक आसमान में यूएफओ देखे गए और वहां पड़े न्यूक डिसेबल हो गए। यानी हमारे सबसे खतरनाक हथियार उनके आगे बेअसर हो गए। अब तक तो हमने बाहर के देशों की बात करी, पर अब सुनिए कि हमारे देश में 1954 में क्या रहस्यमयी घटना घटी थी। दिल्ली में अगस्त 1954 की शाम थी, जब एक बड़ी सी सॉसर शेप की चीज साउथ दिल्ली के ऊपर मंडराती हुई देखी गई। उसको कई लोगों ने सफदरजंग एयरपोर्ट के पास देखा और फिर वो अचानक कुछ ही पल में यमुना के पास जाके गायब हो गई। इस घटना को कई अखबारों ने भी छापा था। दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि ये यूएफओ आखिर है क्या। क्या ये किसी एलियन विजिट का प्रमाण है या किसी देश के पास आई रहस्यमयी टेक्नोलॉजी, या जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, किसी पुरानी सभ्यता की निशानी। इन घटनाओं से एक बात साफ है कि इन सवालों के जवाब हमें शायद ज्यादा ढूंढने नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने अनसुलझे किस्से और अनछुए तथ्य हैं जिन्हें हम आपके अपने चैनल अनहद के माध्यम से आपके बीच लाते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनहद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।